नमस्कार, मैं हूं मलय मिश्रा और आप देख रहे हैं गोरखपुर के सरताज, जिन पर है हम सबको नाज। दोस्तों, सपने वो नहीं होते हैं जिन्हें हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ सपना देखा एक ऐसे कलाकार ने जो बनना चाहता था कॉमेडी का सरताज, और आज उसकी एक अलग पहचान है हमारे टीवी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में। कौन है वो, बताते हैं, दिखाते हैं और फिर आपकी करवाएंगे उनसे मुलाकात और बातचीत। देखिए। आजा रे तू आजा रे आजा रे। गोरखपुर के सरताज में आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा हास्य कलाकार से करवाने जा रहे हैं जिसने अपनी क्रिएटिव सोच और मेहनत से टेलीविजन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना ली है और लगातार इस पहचान को नया आयाम दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हास्य कलाकार, एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पारितोष त्रिपाठी की। ऐसे मैं नॉर्मल भिखारी नहीं हूँ, आई एम क्लासी, आई कम फ्रॉम रियली रॉयल बेगर फैमिली। पारितोष त्रिपाठी की जन्मभूमि देवरिया जिला और कर्मभूमि गोरखपुर रही है। हास्य कलाकार और एंकर पारितोष त्रिपाठी को फिल्मों और टेलीविजन इंडस्ट्री में लोग टीआरपी मामा के नाम से भी जानते हैं। एक चैनल के टीवी शो में बतौर एंकर टीआरपी मामा के किरदार में पारितोष त्रिपाठी ने खूब वाहवाही लूटी और अपनी एंकरिंग से लोगों को खूब हंसाया और इस शो की टीआरपी बढ़ा दी। देख के एक नजर दिमाग घूमा जरूर होगा, आंखों में आंखें डाली होंगी तो झूमा जरूर होगा। ईटीवी उत्तर प्रदेश के टीवी सीरियल सलाम यूपी से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले पारितोष त्रिपाठी ने मुंबई का रुख करने से पहले 2009-2010 में भोजपुरी के सुप्रसिद्ध चैनल महुआ टीवी के कॉमेडी रियलिटी शो में हंसी के तड़का के विजेता बनकर कॉमेडी के सरताज बनने का आगाज किया। साथ ही महुआ टीवी के शो एक्शन करके अपनी फेकू नाई के जबरदस्त कॉमेडी भूमिका से शो की और महुआ टीवी की टीआरपी बढ़ा दी। की कहानी एगो बड़े सैम राजा दूजी स्वीटी रानी, इनकर चंगुल जे बढ़ जाए पाकिट की गर्मी नाटक पावे, घटत रही घटना जहाँ पे बासल्तनत एक्शन कट। इसके बाद हास्य कलाकार पारितोष त्रिपाठी के पास टीवी सीरियल की एक के बाद एक लाइन लग गई। न बोले तुम, न मैंने कुछ कहा, लो कर लो बात, पिया रंगरेज, महाकुंभ एक रहस्य कहानी, हवा हवाई एयरलाइन और सुपर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो ने पारितोष त्रिपाठी को एक हास्य कलाकार और कॉमेडी का सरताज बना दिया। उदासी की महफिल में करने हंसी का हंगामा, आंसुओं को पहनाने चुटकुलों का पैजामा, आ गए हम आपके टीआरपी मामा। रसोई की रानी, चुटकी शॉपकीपर, खुल जा सिम सिम, लो कर लो बात, मजाक मजाक में और बहुत सी किताबें लिखकर पारितोष त्रिपाठी ने एक अच्छे कवि और साहित्यकार के रूप में भी अपना परिचय दिया। पारितोष त्रिपाठी को उनकी कविता संग्रह चाय सी मोहब्बत के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों सम्मानित होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कॉमेडी के सरताज, हास्य अभिनेता, एंकर, स्क्रिप्ट राइटर पारितोष त्रिपाठी से। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वही कुछ खास होता है। जी हाँ, जीवन में अगर सफल होना है तो मेहनत और संघर्ष करना ही होता है, और वही सफल होता है जो मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं हटता है। जी हाँ, अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले टेलीविजन इंडस्ट्री में कॉमेडियन, एंकर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे और टीआरपी मामा के नाम से मशहूर कॉमेडियन एंकर पारितोष त्रिपाठी गोरखपुर के सरताज में आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और बिफोर वी स्टार्ट, मलय भैया के लिए, भैया ये ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात है पर मैं ऑन कैमरा बोल देता हूँ, तो ही इज लाइक एल्डर ब्रदर टू मी। हमने साथ में काम किया है, हमने साथ में मस्ती की है, हम दोनों को आर्टिस्ट रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता है जी। और शूट के दौरान बहुत मस्ती हुई है। सो गुड टू सी यू। तो थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पारितोष त्रिपाठी आज गोरखपुर में है और ऐसी जगह जहां से इन्होंने अपने कर्म भूमि कहा जा सकता है गोरखपुर को। बिल्कुल। हालांकि पारितोष त्रिपाठी की पैदाइश देवरिया की है। हाँ। तो कैसे देवरिया और गोरखपुर का संपर्क कैसे हुआ आपका? क्या क्या गोरखपुर से आपकी यादें हैं, अभी बताइए। बहुत, मेरे लिए गोरखपुर बहुत जीवन में टर्निंग पॉइंट इसलिए है, मैं शहर इसलिए कहता हूँ क्योंकि देवरिया जो है अभी भी कस्बा ही है मामला वहाँ का।
मैं बोलता हूँ, मेरे शहर के लोग नाराज हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ यार सुनो, देवरिया गांव है जिसमें लाइट है। तो बोलते हैं फालतू बात मत करो, तुम यहीं से गए हो। लेकिन अब तो बहुत बदल गया है। बहुत बदल गया, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। इनफैक्ट देवरिया के जो आउटर एरियाज थे जहाँ पे कुछ नहीं था, सुनसान था, सबसे ज्यादा डेवलप वही हुआ है क्योंकि जमीन वही थी। अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छा हॉस्पिटल देवरा बाबा के नाम पे वहाँ मेडिकल कॉलेज है जो बहुत अच्छा हुआ है शुरू। अभी जो भी मतलब, और अभी आपके विधायक शलमणि त्रिपाठी जी, बिल्कुल, उन्होंने बहुत काम किया है देवरिया में। उनसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, हम और रवि किशन भैया और रवि दुबे जी, हम दोनों बड़े भाइयों के साथ में गया था वहाँ मिलने, और मुझे पॉजिटिव एनर्जी लगती है। तो जिस आदमी की एनर्जी पॉजिटिव हो ना अपने शहर के प्रति, अपने काम के प्रति, वो बदलाव आपको दिखता है। तो देवरिया बहुत बहुत बेहतर हो गया है। पर उस समय मैं बात कर रहा हूँ 2003, 4, 5 की, बिल्कुल तब थिएटर एस्टेब्लिश नहीं था वहाँ पे। तो वो बेचैनी जो थी, वो भूख कि स्कूल में कितना ही नाटक कर लोगे, खाली शनिवार कर लोगे, बिल्कुल। और ऊपर से भी नाटक करते करते नंबर कम आ जाए तो नाटक का मजाक बनाया जाता था, पढ़ाई का नहीं। जी, एक बार मुझे याद है कि हम 3-4 दोस्त थे, हम लोग नाटक करते थे और हम लोगों के नंबर्स कम आए थे। तो एक गुरुजी आए और बोले कि दिशांक श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा, विवेक मिश्रा, पारितोष त्रिपाठी खड़े हो जाए एक साथ। तो हम सारे एक साथ खड़े हुए, बोले ड्रामा पार्टी 0 नंबर। हम सारे मिल के 0 पाए थे। मतलब सब मिल के भी पास नहीं हो पाए, सब मिल के 0 लाए। क्या बात है। तो बड़ी बेइज्जती हुई। तो खैर, बेहतर थिएटर करने के लिए गोरखपुर तब बहुत शुरू से समृद्ध रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे गोरखपुर की हैसियत और रुतबे का पता बाद में चला, जब मैं NSD में एक बार गया था, एक लाइब्रेरी में किताब देख रहा था। उस समय 70s 80s में नाटकों का जिक्र हुआ था एक किताब में कि उस समय भी गोरखपुर की जमीन इतनी समृद्ध रही है। पृथ्वीराज कपूर साहब आए थे गोरखपुर नाटक करने, तो इसका मतलब ये गढ़ रहा है लिटरेचर का, साहित्य का। चाहे फिराक साहब की बात करें, चाहे आप सुगानी भाई की बात करें, हर तरह के राइटर रहे हैं यहाँ पे। दूरदर्शन, आकाशवाणी। तो उसी लालच में यहाँ आना हुआ, और रंगाश्रम कार्मल स्कूल के सामने है, तो वहाँ पे थिएटर का। गोरखपुर, देवरिया से गोरखपुर 53 किलोमीटर है। रोज सुबह 5:30-6 बजे पहली बस पकड़ के यहाँ पे आना, रिहर्सल करना और फिर वापस जाके स्कूल ज्वाइन करना। और यहाँ मैंने सुना है कि साइकिल से भी आप घुमा। हमारे एक मित्र हैं चंदन जी, चंदन जो है, चंदन BSF नाम से नंबर सेव है मेरे पास। अच्छा। तो चंदन BSF की तैयारी करता था। अच्छा। और अभी वो योगा और कोचिंग सेंटर्स वगैरह चलाता है। तो चंदन मुझे बहुत ढोया है। हाँ, बहुत, मतलब, और वो भूलने वाली बात। तो चंदन से बातचीत होती है आपकी? चंदन से बिल्कुल बात होती है। चंदन को अधिकार है कि वो कभी भी गरिया सकता है। हाँ। क्या बात है, यही है मित्रता। हाँ, वो है। और बहुत अच्छा लगता है कि आपसे बात करके। परितोष, आपके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, जिंदा दिल इंसान है। आप हमेशा हंसते हैं, हंसाते हैं, और शायद इसी वजह से आज आप बॉलीवुड में और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान एज ए कॉमेडी एक्टर एंकर रखते हैं। अब बात आती है दूसरे पायदान की। हाँ। गोरखपुर से आपने सफर शुरुआत किया, देवरिया से गोरखपुर से दिल्ली आ पाए। हाँ। मुझे याद है 2008 की बात है, हमारी पहली मुलाकात पारितोष से हुई थी। हाँ। महुआ टीवी में, और एक शो आता था एक्शन कट। हाँ। और हंसी का तड़का के बाद की बात है। क्या गजब का इन्होंने नाई का रोल किया था, जो बॉम्बे से सीख करके आया है। गांव में उसने अपना सैलून खोला है और तरह तरह की बातें फेंक करके हेयर कटिंग करता है। वो डायलॉग, कोई डायलॉग पारितोष आप सुना दीजिए प्लीज। और मैं उसमें इनके साथ ये हर बार एक कोई कस्टमर आता है नया, और हर बार ये आते थे अलग अलग गेटअप लेके, अलग गेटअप। जो मैंने केस तो बनता है मैं किया, तो आप हमारे सीनियर हुए, आप ये सब काम कर चुके हैं। तो ये आते थे कुछ ना कुछ बन के, और कई बार ना गेटअप देख के, लुक देख के हंसी आती थी। फिर कैरेक्टर भोजपुरी में होता था और फ्लो के साथ। बिल्कुल। तो एक कौन सा था कि तो भैया गदर पिक्चर कैसे बनी पता है? भोजपुरी में तो पता नहीं फ्लो आएगा कि नहीं। गदर पिक्चर कैसे बनी पता है? कैसे बनी? हमारे फूफा की वजह से। फूफा की वजह से? फूफा PWD में काम करते थे। अच्छा। और बहुत उनका ऊपरी चलता था। अच्छा। ऊपरी समझते हैं ना? कैसा? जो अंदर से ले आता है वो ऊपरी होता है। हाँ। ऊपरी करते थे। और शूटिंग लगी थी, पूरा सेट लगा था, नल ही नहीं। तो जो गाँव में गरीबों के लिए नल आया था, हमारे फूफा 22 नल छुपा लिए थे। अच्छा। उसमें से एक नल जाके दिए, तब जाके सनी देओल निकाले, और सनी देओल जो है वो निकाले चटाचट, और तब वो एक्शन कट। और इस एक्शन कट में तमाम तरह के जो कैरेक्टर थे मैं करता था। एक घटना याद आती है, उस घटना का जिक्र नहीं किए तो सब बेकार है। कैंची इनके हाथ में थी, मैं आता हूँ, चेयर पे बैठता हूँ, ये कैंची अपना जो है थोड़ा सा कॉमेडी के लिए लगाए हुए थे, और सोचे थे ये कि जैसे ही मैं बैठूंगा हटा लूंगा। सेकंड माइक्रो का मतलब
देरी हुई और वो नहीं हट पाया, फाड़ते हुए पैंट को, जीन्स का पैंट था, फाड़ते हुए निकल गया। उस दिन पता चला कि कुछ चीजों के फटने की आवाज नहीं आती है, जैसे दूध हो गया, जैसे जीन्स पैंट हो गई। बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद पारितोष त्रिपाठी की हालत खराब की, कैंची तो घुस गई। मैं को सच में गिल्ट ऐसा हुआ ना कि बदमाशी ठीक है, पर वो अचानक से वो करने को मुझे लगा कि मैं हटा लूंगा तब तक, लेकिन तब तक मैं बैठ चुका था, ब्लड आ गया। उसके बाद सारा हमारा खून का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता है, खून पसीने की मेहनत से वो शो बना था। तो खून इनका निकला, फिर पसीना सबका निकला। सबका निकला। पर हेड्स ऑफ, इनको पता चल गया कि इसको, लड़के को वाकई बुरा लग रहा होगा। और मुझे भी ना ऐसा, मैं गिल्ट में आ गया कि अरे बाप रे, मैं क्या बोलूं। अब उस मोमेंट में ना सॉरी का कुछ मामला बनता नहीं है। समझ में आ रहा ना कि वो पेन हो रही, ठीक है पारितोष बात करते हैं तुमसे। बिल्कुल। इन्होंने ही फिर बात की, बोला कोई बात नहीं, तुमने मस्ती की है वो ठीक है, हो गया। उसके 10 मिनट बाद शूट किया। खैर बैंडेज हुआ और थोड़ा आराम किया गया। मैं भी, लेकिन ये है कि आप बहुत देर तक थोड़ा हाइट पे बैठे थे और बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। खैर वो बात बात गई। आगे बढ़ते हैं। वहां से आपने महुआ में विन किया था। हाँ, हंसी का तड़का। हाँ। उसके बाद आपका सफर शुरू होता है मुंबई। पहली बार जब आप मुंबई पहुंचे तो आपके सामने एक एज ए कॉमेडी एक्टर और एंकर बनने के लिए जो सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो क्या आपको लगता था? कैसे आप आज जो मुकाम पाए, शुरुआत कैसे आपको मिली, ब्रेक कैसे मिला आपको बॉलीवुड में या टीवी इंडस्ट्री? मुझे पता ही नहीं था। चक्कर ये है ना कि अभी जो जनरेशन, अब जो लोग जा रहे हैं वो पूरी तैयारी से जा रहे हैं, उनके पास पता है। इनफैक्ट अभी तो हाथ में प्लेटफॉर्म लेके घूम रहे हैं कि हमने कोई वीडियो बनाया, हमने मोबाइल पे अपलोड कर लिया, कोई देखेगा दे विल कॉल यू। ये दौर है, ये तो हाँ, हमारे टाइम तो हम लोग फोटोग्राफ्स प्रिंट आउट करा के लेके जाते थे, कहीं मालूम ही नहीं था कहाँ नहीं जाना है ये जानने में कई साल लगे। मेरे साथ 4-5 लोग थे, वो उनका सपना था कि निरहुआ जी के पीछे लाठी लेके मैं मेन फ्रेम में खड़ा रहूं, ये उनका सपना था। उन लोगों के साथ मैं रहता था। अच्छा। तो ऐसी बात होती थी और कुछ समझ, हम 4-5 लोग रहते थे, उसमें शर्त लगी थी सबसे पहले ये लौटेगा। अच्छा। उसके हिसाब से कि ये ठीक ठाक फैमिली से है तो ये नहीं टिक पाएगा। आप किस फैमिली से हैं ये मैटर नहीं करता है। आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर। हाँ, आप वहां जाने के बाद वहां किस तरह की फैमिली बना रहे हैं ये मैटर करता है। तो मुझे बहुत टाइम लगा कि वहां से हटने में, कि मुझे ये नहीं करना है। कोई बुराई नहीं है, भोजपुरी सिनेमा करने में कोई बुराई नहीं है, पर मेरी परवरिश, मेरी तैयारी जो थी वो थिएटर की थी। मैं हिंदी सिनेमा देख के गया था, मैं जो भी कर रहा था उस तरह की चीज थी। और फिर बहुत लोगों ने मनोबल गिराया। तो पहला ब्रेक आपको कितने साल बाद मिला मुंबई? कितने दिनों बाद मिला? 2009-10 2 साल तो खप गया ऐसे ही। अच्छा। हाँ, 2011 में कहेंगे क्राइम पेट्रोल से एक तरह से क्राइम पेट्रोल ये हो चुका था। महुआ का हो गया था, हंसी का तड़का हो गया था और एक्शन कट भी हो गया था। उसके बाद 2 साल लगे। 2 साल लगे क्राइम पेट्रोल पाने में, क्योंकि क्राइम पेट्रोल करते करते फिर वो करते करते मोनोटोनस हो गया था कि वही मैं उदास मुंह लेके घूम रहा हूँ, काली पैंट है, ऊपर रोज शर्ट बदल के वही क्राइम पेट्रोल कर रहे हैं, बच्चा उठाना, भाभी मर्डर, तलाक वाला, ये सब। मुझे याद है मेरे बड़े भाई आशुतोष भैया की शादी हुई थी और भाभी आई थी। भाभी बहुत बढ़िया फैमिली से हैं, दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, तो उनके परिवार से हैं और वो आई। और पहला एपिसोड जो क्राइम पेट्रोल का आया वो भाभी मर्डर का आया। वो दिन है और आज का दिन है। पता नहीं भाभी मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करती हैं, एक रोटी मांगने पे 2 दे देती हैं। पता नहीं, और ऐसे पलके कांपती रहती है, मुझे पता नहीं इसका कारण क्या है। तो मैं भी करते करते पक गया था, मुझे ना कोई प्रॉब्लम मोनोटोनस हो रहा था कैरेक्टर, एक ही चीज कर रहा हूँ। पर ये भी चक्कर नहीं था क्योंकि मैं ग्लैमर देख के नहीं गया था कि जिसमें कुछ एज एन एक्टर आपको एक्सप्लोर करने को मिले कि इसमें कॉमेडी कर दिया, इसमें सीरियस करें, कुछ और करें। बिल्कुल वो नहीं हो रहा था। और मैं आपको बताऊं, जो ब्रेक की बात कर रहे हैं आप, 2015, 11, 12, 13, 14, 2014 में मैंने एक बहुत बड़ा शो किया था, महाकुंभ। बहुत बड़ा शो था जी। वो टीवी एनटीवी पे आता था? नहीं, वो आता था लाइफ ओके पे। बिल्कुल सही बात। बहुत बड़ा शो था। महादेव शो जो आता था, देवों के देव महादेव, उसको एक अलग कॉन्सेप्ट था, उसकी स्टोरी भी अलग थी। उसमें 4 एनएसडी के प्रोफेसर थे, मतलब राम गोपाल बजाज जी थे उसमें, मोहन महर्षि जी थे उसमें सुरेखा सीकरी थी, सीमा विश्वास जी थी, मनीष वाधवा थे, गौतम रोड़े थे, उसमें विनीत कुमार थे, राम गोपाल बजाज,
एक से एक टॉप एक्टर्स, मैं इकलौता था जो ऑडिशन से आया था। नहीं, उसमें मैंने देखा भी था और बहुत अच्छा आपने बनारस में, बनारस का शो था। तो वो करने के बाद भी मेरे पास 2 साल काम नहीं था। बताइए। मतलब काम जैसा आ रहा था वैसा मुझे करना नहीं था, और जैसा मुझे करना था वैसा आ नहीं रहा था। तो आपने पेशेंस रखा और अपनी एक जो बनाई हुई थी उस चीज को, और ये सोच रखा था कि नहीं मुझे वहाँ टिकना है, मुझे काम करना है, और जिसका नतीजा है कि आज सबके सामने है। तो सबसे पहला कॉमेडी शो आपको मुंबई में कौन सा मिला? ये तो पहले तो हंसी का तड़का ही था। हाँ, नहीं, मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में, मुंबई में कपिल शर्मा शो में भी कॉमेडी सर्कस किया मैंने, कॉमेडी सर्कस किया। पर मामा जी टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। सुपर डांसर जो है ना, बिल्कुल 2015 में बता रहा हूँ कि मेरा ये हो गया था कि सामान पैक करते और दिल्ली चलते हैं, थिएटर करेंगे। अच्छा। यहाँ कुछ वही मध्यक्रम की तरह लड़का आ रहे हैं। पर फिर सुपर डांसर हुआ। सुपर डांसर में टीआरपी मामा के नाम से बहुत ज्यादा 200 एपिसोड पूरे हो गए। 200 एपिसोड, और ये एक रिकॉर्ड ही है। 2 एपिसोड के लिए बुलाया गया था मुझे। हाँ। और शिल्पा जी का फैन है कोई, 2 एपिसोड के लिए आएगा। और फिर मुझे बोल दिया था कि नहीं जमेगा तो आपको वो बाय भी नहीं करेंगे, चले जाना। बिल्कुल, हम लोगों का मुंह देखना उधर है तो तुम चले जाना। तो 200 एपिसोड हो गए, और इस बार मैंने सोलो होस्ट किया। सोलो किया होस्टिंग, और बहुत सारे अवार्ड्स मिले। बेस्ट एंकर 3 बार मिल गया उसके लिए। तो चलिए रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। अच्छा परितोष, आप एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी आप बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं, कॉमेडी बहुत अच्छा लिखते हैं। आपको एज ए स्क्रिप्ट राइटर होने का कितना फायदा मिला है? बहुत। अगर मुझे राइटिंग का सेंस नहीं होता, मुझे लगता है कि वो सतत प्रक्रिया है। आप ये नहीं बोल सकते कि इस मोमेंट पे मैं अच्छा राइटर हो गया, नहीं, करने की चाहिए। एक बड़े भाई हमारे शहर के बैठे हैं यहाँ पे, राइटिंग में बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, मोबाइल बाबा हैं, बहुत अच्छा व्यंग लिखते हैं, बहुत अच्छा। और सब लोग नाम से वाकिफ हैं, जो भी पूर्वांचल के हैं, सब लोग देश स्तर के लोग जानते हैं। बिल्कुल सतत प्रक्रिया है। मतलब पता नहीं क्यों कि लिख दिया, और लिख के जैसे पोस्ट कर देना, फिर लगता है अरे वो 2 लाइन और लिख सकते थे, कि ये चीज कोई रह गई, मिस हो गई। हाँ। या एक होता है कि ये वाला एरिया एक्सप्लोर कर सकते थे। तो राइटिंग का फायदा मुझे इसलिए हुआ कि अगर मैं राइटिंग में नहीं होता, सुपर डांसर में बहुत सारी कविताएं मैंने अपनी लिखी हुई बोली हैं, बहुत सारे पंचलाइन मेरे लिखे हुए हैं। हालांकि राइटर्स की पूरी टीम होती है, पर अगर लिखने का मुझ में वो नहीं होता, सेंस नहीं होता, तो शायद इतना एंकरिंग का, क्योंकि कितना बोलेंगे आप एंकरिंग। आप ये पन्ना लेके आए, उसके बाद फिर आप शुरू हो जाते हैं, अपनी बात होती है। चाहे केस तो बनता हो, चाहे सुपर डांसर हो, चाहे मैं और भी अवार्ड शो होस्ट करता हूँ। होस्टिंग का काम आपके अंदर से आनी चाहिए। भाषा अगर आपकी अपनी नहीं है, अपनी जुबान, तो नहीं मामला जम पाएगा। और मेरे को एक बात समझ में आई कि आपका आप होना आपकी यूएसपी है। आप जैसे हैं वैसे ही, वो आपका ओरिजिनल पना है। हम किसी और के जैसा बनना चाहेंगे तो और अपना छोड़ देते। तो मामा जी क्यों चिपका? क्योंकि मैं अंदर से हूँ, मैं उतना देसी हूँ, शायरी और पोइट्री वाला मैं भीतर से हूँ। एक मेरे मौसा है, उनका नाम मैं कहीं बताता नहीं हूँ, उन्हीं की मैं कॉपी करता वो छपरा के हैं, अरे मर जाएंगे टाटा, तो उन्हीं का है। बहुत अच्छा है, और काफी ख्याति मिली है इस रोल में आप। सुपर डांसर से फिल्में शुरू हुई, सुपर डांसर से लूडो की, सुपर डांसर से केस तो बनता आया, सुपर डांसर से जनहित में जारी आई, सुपर डांसर से वनवास आई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब फर्स्ट टाइम कपिल शर्मा के सामने आए, हाँ, उसके बाद हमने वो दौर आपको कैसा है, किस रूप में याद है? आपको क्या फील हो रहा था? एक बहुत बड़ा कॉमेडी, अरे वो, और इतने सुलझे हुए इंसान है। और कपिल शर्मा जी को भी राइटिंग का बहुत सेंस है। मतलब स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम ना वो बता देंगे कि यार ये हल्का जोक है, इस पे उतनी हंसी नहीं आएगी, तो इसको बहुत बड़ा बना के मत फोड़ना, बहुत बड़ा बना के मत डिलीवर करना। अच्छा, उतना ही, इसका जादू इतना ही है तो उतना ही रखना। ये बहुत जबरदस्ती उसको खींचने की नहीं है। च्युइंगम क्यों बनाना? वो चबा के फिर स्वाद ही खत्म हो जाता है। अब चबा ही रहे। बिल्कुल। च्युइंगम बहुत फालतू चीज है। जब आप चबा रहे होते हैं तो पेट कहता है ये क्या खा रहा है जो नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही स्वाद। तो ऐसी चीज खाई जो नीचे तक उतरे। बिल्कुल। कपिल पाजी के साथ हमने किया, और उनके साथ ही हमारे चंक्स थे। सुपर डांसर मैं कर चुका था, सोनी का ऑलरेडी मैं फेस था, तो उसके बाद मुझे उनमें बुलाया गया, मौका मिला। फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे एक और कोई शो मिल गया था अन्ना के साथ, सुनील शेट्टी जी के साथ। मैं वो करने गोवा चला गया, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद बाकी मैं अपनी फिल्में करने लगा। तो ऐसा कुछ आपको याद है कपिल शर्मा के साथ जो पहली बार आप गए तो कुछ डर भी हो मन में कि यार इतना बड़ा? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि बड़े आर्टिस्टों की यही फील नहीं होने दिया उन्होंने। उनको पता है कि इसको अपना गेम पता है, और उनको समझ गया ना। ऑब्वियस सी बात है, काम करके ही आदमी जाता है। पर वो बोलते हैं कि करेंगे, उधर इम्प्रोवाइज होता है, फिर स्क्रिप्ट कहीं रह जाती है। बिल्कुल।
पर वो एक दिशा पकड़ के रखते हैं कि इधर बात करनी है। हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे थे, वो भी कर रहे थे मस्ती मस्ती। उसके बाद भी उन्होंने बोला यार बहुत अच्छा यार, तू अच्छा करता है। फिर वो सुपर डांसर पे भी आए, एज अ गेस्ट आए थे, और फिर उन्होंने देखा मुझे एंकर करते हुए। जैसे सुनील ग्रोवर जी के साथ मैंने बहुत पहले एक शो किया था, बहुत प्रेम करते हैं मुझे, बहुत मेरा सम्मान करते हैं, बहुत हौसला बढ़ाते हैं। तो पारितोष जी, आप जैसे कि बता रहे थे कि बहुत अच्छा आपको कपिल ने सपोर्ट किया और सबने, जितने मेरे सीनियर्स हैं। मुझे एक फिल्म आई थी वनवास, मैं उसी पे आ रहा था। वनवास में नाना साहब के साथ थे आप, पाटेकर के साथ। कैसा उनके साथ अनुभव हुआ और क्या उन्होंने किया आपके साथ? कमाल का अनुभव। केतन मेरे मित्र आए हुए हैं, हम लोग साथ में नाटक करने वाले हैं गोरखपुर में। केतन मेरे बड़े भाई बने उसमें। नाना सर को हमारा कोई सीन अच्छा लगा। बड़प्पन देखिए, एक तो मैं बता रहा हूँ कि बड़ा आर्टिस्ट, हमें आधा बचपन निकल गया उनकी मिमिक्री करते करते। उनके बेटे का रोल मिला, कमाल की डेस्टिनी है। बनारस हम लोग शूट कर रहे थे और उन्होंने अमरूद, किसी को बोला कि अमरूद लेके आना जरा, तो अमरूद खा रहे थे। फिर मुझे देखिए जरा ये ले, फिर उन्होंने मुंह में खिलाया। अब ये देखिए, उनको पता है कि नर्वस घूम रहा है, उनको पता है रोंगटे 5 बार खड़े हो चुके हैं, घबराए रिलैक्स किया। 22 बार वो हाथ धानी रंग का सुसु कर चुका है क्योंकि आदमी पानी नहीं पी रहा था, लगातार जा रहा था डिटेलिंग। सही। तो उन्होंने मुंह में खिलाया। इसका मतलब वो बेटे जैसा ट्रीट करने लगे तो मैं बाप जैसा ट्रीट करूंगा। बिल्कुल, ये बड़प्पन। उन्होंने एक हमारा सीन देखा, एक सीन था उनके, वो बाबूजी के फ्यूनरल का सीन था, वो हम लोग कर रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने, मेरी वाइफ बनी थी श्रुति मराठे, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसको बोला है उसको बोलना जो तेरा पति बना है बहुत अच्छा करता है। श्रुति कॉल्ड मी कि यार नाना साहब तेरी तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा भाई आज पार्टी होगी। फिर मेरे को मैसेज किया कि नाना सर ने नंबर मांगा है तुम्हारा, तो मैं उनका भी नंबर तुमको देती हूँ, सेव कर लो। मैं सेव कर लिया, क्या पता कभी करें। ही कॉल्ड मी 10:30 बजे, नाना पाटेकर सर कॉलिंग। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बोली, वो मैं नहीं बताता हूँ किसी इंटरव्यू में, वो मेरे तक ही रहे। पर मेरे काम को, मेरे क्राफ्ट को, डिटेलिंग को लेके जो उन्होंने बातें कही, वो मुझे इतना बड़ा अवार्ड लगा मुझे कि इससे ऊपर एक्टिंग का क्या ही अवार्ड चाहिए कि नाना पाटेकर जैसा एक्टर, इतना दिग्गज आदमी तारीफ कर रहा है। मैंने फोन रखा और मैंने ये सोचा कि कितनी बड़ी बात है। उन्होंने श्रुति को बोल दिया था कि उसको बोल देना तू अच्छा काम करता है, बात यहीं पूरी हो गई मेरे लिए। मैं इसी बात पे गदगद था। उन्होंने समय निकाला, फोन किया और फोन पे उन्होंने अपनी बात कही। उन्हें कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल, क्या पर उन्हें ये पता है कि ये नया है, ये आ रहा है। मैं अगर ये बोल दूंगा तो उसको, ये उसके लिए ये पेट्रोल का काम करेगा, उसके लिए ईंधन का काम करेगा। ये बड़प्पन है बड़े आर्टिस्ट का। सुनील ग्रोवर पाजी मेरा कोई काम देखते हैं, मैसेज करते हैं। पंकज भैया ने एक बार फोन किया मुझे और लंबी बात की। उन्होंने बोला कि पता नहीं एक्टिंग को लेके तुम कितने सीरियस हो। मैंने कहा नहीं भैया मैं हूँ। तो बोले अगर नहीं हो तो और हो जाना, क्योंकि तुम्हारा क्राफ्ट अलग है, सिर्फ ह्यूमर नहीं, तुम सीरियस भी करते हो, कई तरह की चीजें करते हो, तो करना बाबा और तुम बहुत अच्छा करोगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर्स में जिनका काम उनको पसंद है उसमें मेरा नाम लिया। क्या बात, बहुत बढ़िया। और ये बड़प्पन उनका हमें बता रहा हूँ। अब ये करके ना उन्होंने हमें फंसा दिया है, मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल, और आप पारितोष कर रहे हैं, मेहनत दिन दूनी रात चौगनी आप कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज आप गोरखपुर में आए हैं शो करने के लिए। हाँ। और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मिमिक्री का आपने नाम लिया, हाँ। नाना पाटेकर, अरे या शाहरुख खान, उन्होंने बहुत मना किया। कुछ ऐसा पंकज भैया करता हूँ, किसी की भी आप मिमिक्री पंकज भैया करता हूँ जी। मकबूल, मैं तुझे कबूल, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह, टिम टिम तारा, तारा मंडल में है। ये बता रहा हूँ कि राइट से घुसना है, राइट से आइए, क्योंकि यही है राइट चॉइस। और बाकी जो 90 FM है, ये 90 नहीं, वो 90, उस 90 को आप इंजॉय करिए। ये सब 90 में वो नशा नहीं है जो इसमें है, ठीक है। 2 बात याद रखिएगा, पहली और दूसरी, कौन सी पता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यही अंदाज आपका जो है दिलों तक आप पहुंच चुके हैं इसी अंदाज की वजह से। पारितोष, समय कम है मैं जानता हूँ, हाँ, और बातें बहुत हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर कभी और अच्छे से बात करेंगे हम लोग समय निकाल करके। बिल्कुल करेंगे। पारितोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर हमको नाज है, गोरखपुर के सरताज हैं आप बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो जितने वुड हैं सब में आप सब में छाएं, आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, सबको प्रणाम। लाउड स्पीकर
स्पीकर 90 FM की तरफ से आपको ये मोमेंटो दिया जाता है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू लाउड स्पीकर 90 FM और थैंक यू मतलब भैया पूरी टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो स्वीट। अम्मा को दे देंगे। हाँ बिल्कुल। ये काली इला। ठीक है, ठीक। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।